हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का अभ्यास करने। और ये जो है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम लोग फास्ट में रिवीजन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो 30 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका हम लोग रिवीजन करते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया लेक्चर है, वीडियो है, तो इसको अच्छे से आप लोग पूरे क्वेश्चंस को देखोगे और रिवीजन है ये। तो देखिए, पहला आप क्या देख रहे हो, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका आंसर क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। प्रायः इस समीकरण में, इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, ये एक विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं आयरन जो है, जब इसको कॉपर सल्फेट CuSO4 के घोल में डुबोया जाता है तो आयरन अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। इसके विलयन से इसको विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट के विलयन से ही आयरन विस्थापित कर देता है और FeSO4 और कॉपर विस्थापित हो जाता है। ये कॉपर जाकर के भूरा भूरा परत इस आयरन के कील पे, लोहे की कील पे जाके चिपक जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 नंबर में अगर पूछता है, 1-2 नंबर में पूछता है तो आप आसानी से, या ज्यादा नंबर में पूछता है, 3 या 4-5 नंबर में पूछता है, तो आप उदाहरण के साथ इसको लिख दोगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमाल से साफ किया जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम सभी जानते हैं, मैग्नीशियम को जब हवा में जलाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है, तो MgO का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, साथ में उष्मा ऊर्जा भी बनता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह से आप अगर लिख देते हो तो आपको पूरे नंबर्स मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन से या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर सल्फेट के विलयन का जो है, कॉपर जो है, इसे नीला तोता के नाम से भी हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, ये कॉपर जो है, इसको आयरन के द्वारा विस्थापित करके FeSO4 बना दिया जाता है। ये कॉपर विस्थापित हो जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो कि अधिक अभिक्रियाशील है Cu की अपेक्षा, उसे विस्थापित कर देती है ना, उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो ये आप समीकरण समझ गए होंगे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमने इसको समझाया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप 2 या 3 नंबर में ये पूछा जाएगा, तो आप आसानी से आंसर इसका लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उष्मा वियोजन, प्रकाश वियोजन, विद्युत वियोजन, 3 तरह के हमने पढ़ा था वियोजन को। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से अगर वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा पूछेगा तब लिख दोगे। इसमें इस तरह से भी लिख सकते हो, वो एकल अभिकर्म, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक उत्पाद को बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका समीकरण आप देख पा रहे हो। उदाहरण के लिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो आप देख रहे हो CaCO3 को जब गर्म किया जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ये टूट जाता है। ये उदाहरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण में से एक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये भी वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो हम सभी जानते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यानी अभिकारकों का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, उत्पादित तत्वों की कुल द्रव्यमान क्या होती है, समान होती है। और हम सभी जानते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हो H2 + O2, H2O + O2, H2O ये क्या है, जल है। H2O क्या है, ये जल है। तो इस जल को बनाने के लिए क्या बना, H2 + O2।
तो H2+O2 जो है तो क्या बनता है, H2O बनता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे क्या है 2 था, दोनों 2 था, ठीक है। तो प्राय ये अनबैलेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लगा करके, यहाँ पे 2 लगा करके इसको संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगाना जरूरी है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए उसको संतुष्ट करने के लिए, है कि नहीं, हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। अगर संतुलित समीकरण नहीं है तो ढांचा समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो हम उम्मीद कंकाली समीकरण के नाम से भी हम जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। तो हम सभी जानते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जहां होता है वहां अवक्षेप का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब 2 विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी क्रिया से श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, तो इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। और हम सभी जानते हैं जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आप देख रहे हो सोडियम सल्फेट अब बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया होती है, ये जाकर के Cl2 से जुड़ जाता है, अब बेरियम जाकर के सल्फेट से जुड़ जाता है, इसका कलर ये अवक्षेप है, BSO4 क्या है, अवक्षेप का निर्माण होता है। ये श्वेत कलर का होता है, किस कलर का होता है, इसका कलर श्वेत होता है। और NaCl जो है ये क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है कि नहीं, तो इसका भी निर्माण होता है एक्वस फॉर्म में, सॉलिड रूप में BSO4 उस परखनली के क्या होता है बेस में जाकर के बैठ जाता है, ठीक है, तल में जाकर के बैठ जाता है। उम्मीद करते हैं अगर अवक्षेपण अभिक्रिया आपसे पूछता है, उदाहरण देकर के समझाने के लिए कहेगा, उदाहरण देकर के समझाने के लिए इस तरह से आप लिख देते हो और इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल को लिख देते हो तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो हम सभी जानते हैं लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी आर्द्रता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती है, जिसके कारण वो संक्षारण या जंग लगना नहीं हो पाता है। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होती है। संक्षारण से हमको बचाना है तो उसके ऊपर पेंट लगा करके, ग्रीस करके, है कि नहीं, ग्रीस लगा करके इस तरह से हम क्या यशद लेपन करके हम किसी भी लोहे की वस्तु को संक्षारित होने से, है कि नहीं, जंग लगने से बचा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं इसके, इसीलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। हम सभी जानते हैं तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों की गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित ऑक्सीकृत होने से बचाता है, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ की विकृत गंधता नहीं हो पाती है। इस तरह वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होती है, कुरकुरे के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, या खाद्य तेलीय वसायुक्त खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में रख देते हो तो क्या होता है, वायु के संपर्क में नहीं आएगा तो वो क्या हो जाता है, विकृत गंधता उसके अंदर नहीं होती है। इसीलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अगर ये एग्जाम में आता है तो इसके पूरे के पूरे आंसर आप लिखोगे, ठीक है। तो आप समझ गए हो तो किसी भी तरह से आप आंसर कर सकते हो, नहीं समझ में आया होगा तो आप नहीं लिखोगे, इसीलिए समझना जरूरी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए, आंसर को समझिए, रिवीजन करिए, समय आपके पास बहुत कम है, जितना हो सके रिवीजन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसलिए इस दोनों क्वेश्चन को आप याद करके जाइएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए पहले हम संक्षारण को समझ लेते हैं। हम सभी जानते हैं संक्षारण जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे जंग लगना कहते हैं। उदाहरण के लिए सिल्वर धातु चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत, कॉपर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ना तथा लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ना, ये सभी संक्षारण के उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं संक्षारण के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं हम लोग आसानी से इसके आंसर को लिखेंगे। यानी आप लोग, हम लोग नहीं, आप एग्जाम तो आपको देना है तो आप समझ गए होंगे, तो संक्षारण के बारे में आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, इसी के बाद विकृत गंधता को हम लोग समझते हैं। विकृत गंधता आप देख रहे हो, विकृत गंधता तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है
तो क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधी हो जाती है, जिसके कारण इनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है, अजीब सा गंध आ जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। विकृत गंधता को रोकने के उपाय आप ध्यान देना, दोनों उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रख करके, उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं, देखते हैं, चिप्स की थैली लंबे समय बाद भी उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है, और मक्खन को कमरे के ताप पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है तथा इससे खराब गंध आने लगती है, क्योंकि वह उपचयित हो जाती है। ध्यान रखिएगा। तो हवा के संपर्क में जब भी आएगा क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा, उसके अंदर गंध आ जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर चिप्स की थैली में या वायुरोधी बर्तन में रख करके मक्खन को हम अगर फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो उसे विकृत गंधता से बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं अगर एग्जाम में आता है इसके आप अच्छे से आंसर को लिखोगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हो, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें, सभी वस्तुएं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। हम सभी जानते हैं आलू, चावल, रोटी जो कुछ भी हम खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर को कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। अतः श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 होता है। ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको अच्छे से आप समझ करके एग्जाम में जाना। नहीं तो क्या होगा, अगर नहीं लिखोगे, डायरेक्ट श्वसन का समीकरण लिखने के लिए आपको दे देगा, एग्जाम में नंबर काट लेगा। तो इससे क्या होता है, 6CO2 बनता है, इसके बाद 6H2O बनता है, साथ में क्या बनता है, ऊर्जा बनता है, साथ में क्या बनता है, उष्मा बनता है। ठीक है, ऊर्जा 38 ATP बनता है। तो ध्यान रखिएगा, यही उष्मा बनाना, तो इसीलिए इसमें उष्मा निकलता है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या करोगे, आसानी से इसका आंसर को करोगे। तो ये मोस्ट VBI है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारी की सफेदी करने में क्यों किया जाता है। कैल्शियम, आप देखिए इसका उत्तर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। सफेदी करने के 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने में किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारी की सफेदी करने में क्यों किया जाता है। तो बुझे हुए चूने का सूत्र हम सभी जानते हैं, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CN2H का होल ट्वाइस होता है। इसका घोल है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का ये घोल है। ठीक है, जब पानी में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसको हम दीवार पे पुताई करते हैं और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन से अभिक्रिया करके CaCO3 का निर्माण करता है। इसका कलर दूधिया हो जाता है। वायु में कार्बन उतना परसेंट नहीं है, 0.03% है। जब हम उसको मुंह से फूंकते हैं तो ये तत्काल दूधिया हो जाता है, क्योंकि हमने वायु में पढ़ा है इस समीकरण के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि हम अपना बॉडी से हम जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 निकलता है। इसकी सत्यता की जांच में इसको हमने प्रयोग किया था। तो हम सभी जानते हैं मुंह के अंदर से CO2 ज्यादा निकलेगा, लेकिन वायुमंडल में 0.03% ही कार्बन है। इसीलिए ये 2 से 3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का परत जो है बन जाता है, पत्थर बन जाता है। ये ऐसे कलर कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो समीकरण के साथ आप लिखते हो, 3 नंबर या 2 नंबर में, जितने नंबर में पूछेगा आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो हम सभी जानते हैं जब कोई रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन का पकना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है, कारण संपन्न होती है। तो हम सभी जानते हैं अंगूर का किण्वन होना, भोजन का पकना, श्वसन लेना, है कि नहीं, दूध का फटना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया के जो है ये क्या है, उदाहरण है, हम सभी जानते हैं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं आप आसानी से इसके आंसर को लिखोगे। तो 1-2 नंबर में ये पूछेगा, 1 लाइनर, या 2 नंबर में, 3 नंबर में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, अम्ल एसिड किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी जानते हैं वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर तुरंत में H+ आयन दे दे
उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नींबू साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, याद रखिएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये भी याद रखिएगा। तो एक वर्ड आपको हमने बताया था अनिल, और से अम्ल, न से नीला, को लाल। लाल को नीला कौन कर देता है? तो क्षार कर देता है। नीला को लाल कौन कर देता है? तो अम्ल कर देता है। हम उम्मीद करते हैं अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पूरे के पूरे क्या करके आओगे? 100% आंसर लिख के आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो? क्षार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो हम सभी जानते हुए पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो जल में घुलकर तुरंत आसानी से OH- आयन दे दे उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और यहां से 4 ऑब्जेक्टिव बन सकता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? प्रबल क्षार है। क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। चूना जल एक क्षारीय विलयन है। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे। ये चारों क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की इसकी संभावनाएं हैं। क्षार किसे कहते हैं, तो ये अगर लिख देते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से इसका आंसर को लिखोगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो? लवण क्या है? उदाहरण लिखिए। लवण जिसे साल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, साल्ट मतलब ही लवण होता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बने पदार्थ को लवण कहते हैं। हम सभी जानते हैं अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रियाएं करते हैं तो क्या बनता है? संगत लवण, और जल भी बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण बनता है। तो हम सभी जानते हैं HCl, क्या जानते हैं? HCl और NaOH जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? NaCl बनता है। और क्या बनता है? जल बनता है। प्राय इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो लवण बनाना, तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया किया तब लवण बना। तो याद रखें, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बने पदार्थ लवण कहते हैं। इस अभिक्रिया में जल भी बनता है, तो देख रहे हो जल भी बना है। सोडियम क्लोराइड एक समान लवण है, ये भी ध्यान रखना। लवण का स्वाद खारा होता है, ये याद रखना। साधारण नमक दैनिक जीवन में उपयोग होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें लवण और जल बनते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्मा उत्पन्न करती है। ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको समीकरण के साथ बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं अगर एग्जाम में आता है तो आप इसके आसानी से आंसर को लिखोगे। अब यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला है पीएच मान क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारीय प्रकृति बताता है। पीएच मान 0 से 14 तक होता है, याद रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकते हैं। 7 पीएच वाला विलयन उदासीन होता है, ये याद रखिएगा। 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आप आसानी से, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाएंगे, आसानी से आप इसके आंसर को लिखेंगे। यहाँ से गलती नहीं होना चाहिए। क्लास के अंदर भी इन सारे क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस करवाया था। ये रिवीजन के लिए मैंने फास्ट में जो है रिवीजन के लिए मैं आपको ये लेक्चर के थ्रू आपको मैं समझा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे, आसानी से आप इसके आंसर लिखें। रिवीजन बहुत जरूरी है। आपको आता है कि नहीं आता है, जब आप रिवीजन करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का, वहां अगर सही हो रहा है तभी माना जाएगा आता है। अगर आप एग्जाम में गलत करके आते हो, आपको आता है कि नहीं आता है उससे मतलब नहीं है। आपका अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको गलत नंबर का क्या होगा? नंबर कम मिलेगा। गलत क्वेश्चन का क्या मिलेगा? नंबर कम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? तो मानव पेट में पीएच संतुलन जरूरी होता है। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है? तो हमारे पेट में क्या होता है? HCl बनता है। अगर ज्यादा हो जाता है तो मानव पेट में पीएच संतुलन जरूरी होता है। अम्लता होने पर एंटा एसिड का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हम सभी जानते हैं एंटा एसिड Mg/OH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, ये एंटा एसिड की तरह कार्य करता है। जितने भी गैस की गोली होती है, एसिडिटी गोली होती है, इसके ऊपर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लिखे देखोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखे देखोगे। तो मिट्टी का पीएच फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पीएच के कारण ही फसल अच्छे ग्रो कर पाते हैं। दांतों की कैविटी को पीएच घटने से होती है। दांतों में कैविटी पीएच के मान अगर घट जाएंगे तो क्या होगा? तो कैविटी बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जल का पीएच जीवों के लिए आवश्यक होता है। ये सभी दैनिक जीवन में पीएच का महत्व अगर आपसे पूछा जाता है, 3 महत्व को लिखें तो आप 1, 2, 3 महत्व आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाचन में सहायक होता है। एक उपयोग अगर पूछता है तो आप आसानी से लिख सकते हो। और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। कांच के अंदर उपयोग होते हैं,
सफाई में भी उपयोग होते हैं, बहुत जगह होते हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र में का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर पेप्सिन एंजाइम को क्रिया करने के लिए HCl का माध्यम होना जरूरी है, तभी वो प्रोटीन को पचा पाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप सभी जानते हो, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में प्रयोग होता है, उपयोग लिखने के लिए बोल रहा है। यह कागज उद्योगों में होता है, मैं क्लास में बता चुका हूं। यह कपड़ा उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। यह ग्रीस एवं पेंट बनाने में सहायक होता है। यह एक प्रबल क्षार है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से इसके आंसर को लिखोगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, बेकिंग सोडा क्या होता है, क्या है, इसके उपयोग को लिखिए। हम सभी जानते हैं बेकिंग सोडा, तो सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। सूत्र याद रखिएगा, पूछ देता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। यह केक और ब्रेड बनाने में उपयोग होता है। यह अम्लता दूर करने में उपयोगी है। यह आग बुझाने वाले यंत्र में उपयोग होता है। यह हल्का क्षारीय होता है। क्लास के अंदर डिटेल्स में मैं बता चुका हूं, ये रिवीजन के लिए है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है इसके उपयोग को लिखने के लिए, 3 उपयोग लिखने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे हमने 4 उपयोग को लिख दिया है। ठीक है, 5 उपयोग को लिख दिया है। तो आप ध्यान रखें, आपका नहीं एग्जाम में छूटे क्वेश्चन, ये रिवीजन अगर आप करके जाते हो तो उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में नहीं ही छूटेगा क्वेश्चन। तो NaHCO3 से भी क्वेश्चन आ जाता है। बेकिंग सोडा का सूत्र लिखने के लिए बोलेगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, धातु किसे कहते हैं? धातुओं के 3 प्रमुख गुण लिखिए। ये सभी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। जो पदार्थ उष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं उन्हें धातु कहते हैं, याद रखिएगा। धातुओं के प्रमुख गुण की अगर बात करें, ये चमकदार होती है, ये आघातवर्धनीय तन्य होती है, ये विद्युत और उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। चांदी सबसे अच्छा सुचालक माना गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, अधातु क्या है? अधातुओं के 3 गुण लिखिए। तो जो पदार्थ उष्मा और विद्युत के खराब सुचालक होते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा है जो अच्छा जो है सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु होते हुए भी वो विद्युत के चालक होता है। अधातु के गुण की अगर बात करें तो ये भंगुर होते हैं, इनमें चमक नहीं होती है, ये न तो तनी होते हैं और न ही आघातवर्धनीय होते हैं। अगर ये क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर आ जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप आसानी से इसके आंसर को लिखोगे, हम उम्मीद करते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, धातु अयस्क किसे कहते हैं? धातु अयस्क किसे कहते हैं? तो क्लास के अंदर हम पढ़ा चुके हैं। एक उदाहरण दीजिए, अब फटाक से लिख दोगे, वे खनिज जिनसे धातु को लाभकारी रूप से निकाला जा सकता है अयस्क कहलाता है। उदाहरण के लिए बॉक्साइट, एल्युमिनियम का अयस्क। तो ये सारे धातुओं का निष्कर्षण भी अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा चुका है, समीकरण के माध्यम से समझा चुका है। अगर इस तरह से 2 नंबर में पूछता है, इतना अगर लिख देते हो, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। तो अगर पूछा जाता है तो हम सभी जानते हैं धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने की सूची को क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। हम सभी जानते हैं अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसका उपयोग धातु निष्कर्षण और विस्थापन अभिक्रिया को समझने में किया जाता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, अगर आप लिख देते हो तो फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, जंग को रोकने के 2 तरीकों को लिखिए। तो हम सभी जानते हैं जंग के रोकने को, अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो अगर हल्के में लीजिएगा तो एग्जाम में अगर पूछ दिया तो आप पछताइएगा, उसके सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो पेंट या ग्रीस लगाकर गैल्वेनाइजेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जंग से रोक सकते हैं। तो जंग को रोकने के 2 तरीके, यहाँ पे 2 लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि नहीं? तो लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, है कि नहीं? यह लोहे को जंग से बचाती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको अगर लिख देते हो, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, धातुएं अम्ल से कैसे अभिक्रिया करती है, एक समीकरण लिखिए। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इसके बारे में पूरे धातु अधातु के चैप्टर में मैंने अच्छे से पढ़ाया था। हर एक धातु का मैंने अभिक्रिया करके दिखाया था। एक बात और आपको मैंने समझाया था कि मैग्नीशियम और मैंगनीज एक ऐसे धातु हैं जो
HNO3 नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बाकी कोई ऐसा धातु नहीं है जो नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करे। कॉपर HCl से अभिक्रिया नहीं करता है, ध्यान रखना। धातुएं अम्ल से कैसे अभिक्रिया करती है, एक समीकरण लिखिए। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जिंक देख रहे हो, H2SO4 से अभिक्रिया किया, ZnSO4 बनाया, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न किया। अगर लिख देते हो 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। हम सभी जानते हैं सोडियम पोटेशियम बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं। यह हवा और नमी से तुरंत अभिक्रिया कर आग पकड़ सकते हैं, इसीलिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। तो अगर आप इस तरह से लिख देते हो, यह भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, लास्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या है, एक उदाहरण दीजिए। 2 या 2 से अधिक धातुओं या धातु अधातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। हम सभी जानते हैं पित्तल और तांबा। पित्तल यानी तांबा और जस्ता, ये क्या है, मिश्र धातु के उदाहरण है। एक उदाहरण पूछा गया है, अगर आप लिख देते हो, ये भी पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने इसको बिहार बोर्ड के PYQ क्वेश्चंस में से इसको लाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लाया है। सारा जितना प्रैक्टिस मैंने करवाया आपको, ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप 30 में से 30 क्वेश्चन को अच्छे समझे होंगे। एग्जाम में अगर आता है यहाँ से तो आप आसानी से इसके आंसर को लिखेंगे। ये रिवीजन का जो है सिलसिला हमेशा एग्जाम तक आपका चलता रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपने 13 क्वेश्चन का अभ्यास किया, समझा। बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, ताकि और भी शेयर इसलिए करो ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।